टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर संडीला से है। संडीला तहसील के भरावन विकासखंड के हाजीपुर ग्राम पंचायत की पहचान बदल गई है। अब ये गांव सियारामपुर के नाम से जाना जाएगा। भरावन विकासखंड की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम बदलकर अब सियारामपुर कर दिया गया है। गांव के नाम परिवर्तन की आधिकारिक जानकारी 31 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से साझा की गई है। करीब 1150 की आबादी और 209 परिवारों वाले इस गांव को अब भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ा नाम मिलने पर ग्रामीणों ने इसे अपने लिए गौरव और सम्मान की बात बताई है। आपको बता दें कि गाँव के नाम परिवर्तन को लेकर इससे पूर्व 19 अप्रैल 2025 को जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती वर्मा, अपर पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार गुप्ता और विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल की मौजूदगी में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वहीं कुल मिलाकर हाजीपुर से सियारामपुर बना यह गांव अब एक नई पहचान और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। खबर संडीला से है, जहां संडीला कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आई। संडीला कोतवाली परिसर में आगामी संत रविदास जयंती एवं शबे बारात पर्वों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में पीस कमेटी के सदस्य, जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु एवं सम्राट नागरिक शामिल हुए हैं। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी से अपील की है एवं भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। गोष्ठी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, जुलूस व धार्मिक आयोजनों के रूट, समय सीमा, साफ सफाई, बिजली एवं यातायात व्यवस्था जैसी अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अंत में अधिकारियों ने कहा कि संडीला में सभी पर्व भाईचारे और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाए जाए, यही पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता है। खबर कानपुर से है, जहां आस्था का महापर्व माघी पूर्णिमा पूजा, जप, तप और स्नान दान से जुड़ा हुआ है। सनातनियों का यह महापर्व माघ मास की जिस पुण्य पूर्णिमा पर तिथि पर पड़ रहा है वह अत्यंत ही शुभ और पूर्ण दहानी है। और साथ ही आपको बता दें, इस कड़ी में रविवार को बिठूर के ब्रह्माव्रत घाट पर अनेकों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया है। पतित पावनी मां गंगा में स्नान कर श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। इसके बाद दान दक्षिणा की सुबह से ही घाट पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे। घाटों पर हादसों से बचाव के बंदोबस्त भी जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से किए थे। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को संभालते हुए नजर आए हैं। नाव पर प्रतिबंधित लगाया गया तथा आसपास के जनपदों से लोग इस पर्व पर स्नान करने पहुंचे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आकाश टाइम। जैसा कि आप माघी पूर्णिमा का दिन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के चर्चित घाट ब्रह्मावर्त घाट में। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग गंगा स्नान करके माघी पूर्णिमा के दिवस पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ में आइए देखते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार। आज माघी पूर्णिमा का पर्व है, क्या कहना चाहोगे? सब लोगों से कहेंगे दर्शक जो लोग आते हैं अच्छे से आना और जो सीमा रेखा है वहां से अंदर ना जाएं, आराम से आना है। सबका मंगल हो। लगभग कितने आदमी सुबह से आ चुके हैं यहाँ पे? तो बहुत ज्यादा, सुबह से लगभग, हमें तो ये अंदाजा नहीं, अभी हम आए तब से तो हम देख रहे हैं बहुत भीड़ ही लगी हुई है। और हम देखेंगे ये हमारे साथ में एक चाचा है, बुजुर्ग। ये क्या नाम है चाचा का? हमारा नाम है पुत्तीलाल। कहाँ से आप आए? लखनऊ जिला मलिहाबाद क्षेत्र। माघी पूर्णिमा के पर्व तो आप यहाँ पे आके स्नान करके कैसा लगा आपको? भैया। आपका क्या नाम है? सुंदर। कहाँ से आप? मलिहाबाद क्षेत्र। तो आज माघी पूर्णिमा का पर्व है तो आप स्नान करने आए? जी। लगभग कब आए? हाँ, अभी 1 घंटा पहले आए। 1 घंटा। इसके पहले कितनी भीड़ थी? लगभग मतलब ऐसे थी, इससे ज्यादा भी थी। अच्छा। तो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लेडी से गंगा स्नान कर रही हैं। और आपको बता दें कि इसी प्रकार से सुबह से लगभग कई लोग आके गंगा स्नान करके और माघी पूर्णिमा के पर्व पर गंगा स्नान करके पूरा पूजा।
खबर चंदौली से है, जहां चंदौली की चकिया क्षेत्र के सिंहरवा बिसनपुरवा गांव में ग्रामीण बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की अनदेखी और मनमाने रवैये के चलते उन्हें बार बार विद्युत उपकेंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। और साथ ही सिंहर निवासी लक्ष्मण चौरसिया ने बताया कि उन्हें बिना किसी जानकारी के उनके नाम पर 2 बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं। मीटर लगाने के नाम पर आधार कार्ड लिया गया है और 50 रुपए भी वसूले गए हैं, लेकिन बाद में चकिया और शहबाजगंज दोनों विद्युत उपकेंद्रों से उनके नाम पर बिजली बिल आने लगे हैं। वहीं गांव की मीरा देवी ने बताया कि उनके पुत्र की किडनी खराब है और इलाज के कारण वह पहले से ही परेशान है और ऊपर से बिजली विभाग ने उनके नाम पर भी डबल कनेक्शन जारी कर दिए हैं, जिससे वह लगातार विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। मामले में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दशरथ चंद्र सोनकर ने कहा कि सिंहा और बिसनपुरवा गांव के ग्रामीणों को वर्ष 2018 में सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया गया था, लेकिन अब कई घरों में मीटर नहीं लगाए गए हैं और अब बिना मीटर के ही मनमाने तरीके से बिजली बिल भेज रहे हैं और कुछ ग्रामीणों के नाम पर डबल कनेक्शन कर दिए गए हैं। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम दशरथ चंद्र सोनकर है। हम जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं पावर हाउस पर, क्या समस्या है? चूँकि यह हमारे क्षेत्र से जुड़ा ग्राम सभा सीहर है, वहाँ और बगल में बिशनपुरवा है। तमाम ये सीहर के लोग हैं, ये गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। इनको 2018 में ये सौभाग्य के तहत इनको कनेक्शन दिया गया था और कनेक्शन देने के बाद न इनके पास कोई मीटर लगा था न कुछ लगा था। ये गरीब आदमी एक बल्ब और एक पंखा चला रहे हैं और इनके पास अमाउंट कहीं 2 बिल आया हुआ है और डबल करीब 40, 50 हज़ार, 36, 38 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ है। जबकि व्यवहारतः अगर देखा जाए, बिजली विभाग के हिसाब से देखा जाए तो हर आदमी का बिल मूलतः रूप से इन लोगों का 6,000, 8,000 तक होना चाहिए, मगर ये इसे बिना रीडर, बिना मीटर के, बिना स्मार्ट मीटर के वजह से ये लगभग गरीब आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि गरीब आदमी खाने बिना मर रहा है, मजदूर आदमी है और दे पाने में असमर्थ है। तो आज आप लोग पावर हाउस पे आए, यहाँ पे अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला? यह मौके पे हैं और SDO से हम वार्ता किए तो चूँकि अब चले गए हैं नौगढ़ और फिर एक्शन साहब का फ़ोन नहीं उठ पाया। हम AC से भी बात करना चाहे तो AC साहब का भी फ़ोन नहीं उठ पाया। अभी संबंध में गरीब आदमी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, अब इनका किसी तरीके से निजात दिला करके गरीब आदमी से कम लेकर के इन लोगों का भुगतान लेकर के ख़त्म किया जाए और नए सिरे से इनका वसूल किया जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौरसिया। लक्ष्मण जी कहाँ के रहने वाले हैं? सीहर से। क्या है मामला आपका? मामला ये है कि हमारा ये बिजली बिल डबल आ गया है। अच्छा, आपको मालूम था कि आपके पास डबल कनेक्शन है? कोई कनेक्शन हमको मालूम नहीं है। हमारे यहाँ लोग कभी सूचित कनेक्शन के नाम पे कोई अधिकारी गया नहीं, कोई मांग किया, न आधार कार्ड कुछ। तो कैसे डबल कनेक्शन हो गया? डबल कनेक्शन लोग लाइन के बाद में कुछ समय बाद ये लोग आए, सबका मीटर कनेक्शन लगा रहे थे डब्बा में करके, उसी समय आधार कार्ड मांगे और बताए नहीं कि आप लोग कनेक्शन, ये बोल रहे हैं कि आप लोग को मीटर लगाया जा रहा है, आधार कार्ड दीजिए, मीटर लगा रहा है बस। और उसके बाद 50 रुपये जुड़वाई ले और आधार कार्ड का लेकर के मीटर लगा के चले गए। आज तो दिए हैं, चकिया से बिल आया है 1907 रुपया का, देना है हमको 1268। और दूसरे में कितना है? साहबगंज में आ गया है आपका ये 56,508 रुपया। अच्छा, दोनों जगह आपका बिल है? हाँ, दिखा रहा 2 कनेक्शन, इसमें देना है 23,000 रुपया हमको। अधिकारी क्या बोले आपको? अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी चकिया का बिल क्लोज हो गया, बंद कर दिए हैं लोग, साहबगंज का चला, जो कि हम लोग की लाइन चकिया की चल रही, साहब की से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ के रहने वाली है? सीहर से। आज आप पावर हाउस आई हैं, क्या है मामला बताइए आप। यह मामला है बच्चा की लड़का हुआ तो दोनों किडनी खत्म हो गई है, डायलिसिस पर लगल हुआ बेचू में, मैसेज ना गए है तो पैसा 2000 लिए खोज के ना जमा भैल है
तो अब जात हैं घरे तले क्यों नहीं जमा हुआ, क्यों नहीं जमा हुआ है? पैसा 56,000 आयल है। अच्छा, डबल कनेक्शन, आपका डबल कनेक्शन है? हाँ, आपको जानकारी, एगो में 0 आयल है और एगो में 56,000। आपको जानकारी था कि हमारे पास डबल कनेक्शन है? नहीं जानकारी नहीं है। नहीं, यहाँ पे अधिकारी क्या बोले हैं? परसों दिन जाके वह बिल गिरौना 56,000 का, तो हम बेकल भनी जाता 21,000 का और छूट के ना 21,000 हमके देवे के, तो वो पहाड़ है बचवा कि जवने के कमाए के ओकर दुनू किडनी फेल बा, बेचू में डाइलिसिंग होता है। ये लोग से सबसे पूछ ला। क्या नाम है आपका? कलावती। कहाँ के रहने वाली हैं? सीहर का। क्या मामला है, आप यहाँ पर आई हैं, पावर हाउस पे आई, क्या मामला है? ये लोग कहना है गौर रहना जाते कहना जान के लाइन का बिल दा हमारा आदमी ना हुआ मर गई ना, 4 छोट बच्चा बन्नी मजूरी कह के हम पालत पोसत ही, 23,000 एगो में एक खे नहीं 0। अच्छा, डबल कनेक्शन है हाँ। आपका? आपको जानकारी थी कि आपके पास डबल कनेक्शन है? नहीं जानकारी। कौन सा मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है या नॉर्मल वाला मीटर आपके यहाँ? मीटर सीटर कुछ नहीं लगौले। मीटर उटर नहीं लगा है? आपको डबल कनेक्शन दे दिया गया? हाँ, आधार कार्ड खाली ले लेना जाने यही तरह, वही पे डबल कनेक्शन। आज कई साल का लाइन बढ़त बा, हमन के मालूमे नहीं, भल के देवी जी के लाइन बढ़त है, देवी जी के नाम से फ्री अब जाके हमन के अथू कैले बाना जान, हमन कहाँ से गरीब आदमी दे ही जान। क्या नाम है आपका? रीता जी भी कहाँ के आप? सीहर के रहने वाले। क्या मामला है आपका, कैसा डबल कनेक्शन है? डबल कनेक्शन है, एक में है 1200, एक में 36 दिखा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि 15,200 भरिए। अच्छा, ये डबल कनेक्शन है, आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी नहीं थी, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो कैसे डबल कनेक्शन हो गया? इस बारे में कनेक्शन एक दिन गए जांच किए तो कहें कुछ नहीं है, एक दिन गए तो हम लोग के 15,000 का बिल थमा दिए, कहें कि लीजिए आप भरिए। हम बहुत गरीब है, देखिए हमारा आदमी भी नहीं है, 4 लड़कियाँ हैं हमरे, हम लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से देंगे? आपने बताया कि यहाँ पर हमारा डबल कनेक्शन है? हाँ, नहीं, ये लोग नहीं बताए थे, तो ये लिख के दिए थे, तो फिर चेक कराए तो बोले कि डबल कनेक्शन है, एक कट गए हैं, बाकी ए है, ए भरिए। चित्रकूट जनपद के राजापुर तहसील अंतर्गत संचालित बालू खदानों में एनजीटी के मानक को दरकिनार कर दिया जा रहा है और साथ ही लाल सोने का भारी मात्रा में खनन लगातार जारी है। तुलसी चौक राजापुर में शाम 7 बजे से शुरू होता है और तांडव सैकड़ों ओवरलोड वाहनों का होता है परिवहन विभाग और साथ ही आरटीओ व एआरटीओ खनिज विभाग चित्रकूट आखिर कहां सो रहा है? क्या इन खनन माफियाओं को राजस्व लूटने की खुली छूट दे दी गई है? तुलसी चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है राजापुर एसडीएम आवास। सूत्रों की माने तो स्थानीय शासन प्रशासन की मिलीभगत से बालू खदान माफियाओं का यह तांडव जारी है। खनन माफिया राजस्व को लगा रहे हैं रोज लाखों रुपए का चूना। और साथ ही आपको बता दें, तिरहार में ग्रामीणों का कहना है कि इन ओवरलोड वाहनों की भारी संख्या में परिवहन से गांव की सड़कें गड्ढों में तब्दील होती नजर आ रही हैं, जिससे आवागमन में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली जिले में स्थित पूर्वांचल के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को औद्योगिक हित में संतुलित और दूरदर्शी बताया है। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का यह बजट उद्योग के लिए स्थिरता प्रदान करने वाला है, जिससे आने वाले समय में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिए गए फोकस की सराहना करते हुए कहा कि सरकार के पर्यटन उद्योग, खनिज और साथ ही एमएसएमई, यातायात और रेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश की संतुलित विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार का ये बजट औद्योगिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नीतिगत स्थिरता, निवेश को प्रोत्साहन और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये बजट एक मजबूत कदम है। डीएम कार्यालय आए हैं, बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद है, क्या है मामला? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई।
क्योंकि SIR का कार्यक्रम चल रहा था। पहले चरण में तो ये फेल हो गए, बहुत लोगों का नाम कटवाना चाहते थे, नहीं कटवा पाए। लेकिन जब जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, एक नया खेल हमारे जनपद में शुरू हुआ है। पता लगा है कि पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। लाखों फार्म भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे छपवाए गए हैं। वो नाम वगैरह पूरी तरह प्रिंटेड है और उनके नेताओं के माध्यम से BLO के यहाँ कागज पहुंचाया जा रहा है कि इन नामों को काट दो फला बूथ। हमारे यहाँ करीब 2500-3000 बूथ का रिकॉर्ड आज हम लोगों ने DM साहब को दिया है विधिवत फॉर्म के साथ। आज जिन लोगों के बाप दादा यहीं रहे, उनके आजा परवाजा रहे, आज वोटर लिस्ट में भी हैं। पूरी तरह SIR में पूरी तरह से सारी जांचें पूर्ण होने के बाद उनका नाम है। जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग DGM साहब से मिलने आए, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, कि पूरे साथ के साथ हम लोगों ने दिया है कि जांच पहली मांग है कि ऐसे लोगों का नाम जो पूरी तरह पात्रता सूची में है, जाति धर्म के नाम पे काटने का काम नहीं करता। दूसरी चीज, जो लोग इसमें संलिप्त है, ये बहुत आपराधिक मामला है। इसकी जांच करा के ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी रूप से इनके पे कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया। विधानसभा में भी उठाएंगे, हम विधानसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने, पूरे प्रदेश में इस तरह की साजिश हो रही है। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सजग है। हम लोग अपने जो जनपद के अधिकारी हैं, अपनी मांग को लेके हम लोग यहाँ आए हैं। यदि हम लोगों की बात को अनसुना करने का काम किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन के किसी हद तक जाने का काम कर सकते हैं अपने वोट की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये वोट, ये मताधिकार बाबा साहब ने संविधान में हमें दिया है। हम इसकी रक्षा करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने का काम नहीं करें। अजय जी, DGM कार्यालय आए हैं, बड़ी संख्या में सभा कार्यकर्ता आपके साथ में, क्या है मामला? देखिए, बहुत निर्लज भाजपा है और आज तो यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि भाजपा के ऑफिस से लाखों वोट कंप्यूटर से प्रिंट करके जो SIR में मैपिंग के बाद जो मतदाता वैध पाए गए थे, जो मतदाता सूची, ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई और जिनमें उनका नाम था, लगभग लाखों की संख्या में वो लिफाफे में बंद करके अपने कार्यालय से भेजे थे अपने मंडल अध्यक्षों को, BLO के यहाँ, कि ये सब नाम कटवा दिया जाए। वो समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता हैं। इस पर पूरी समाजवादी पार्टी आज यहाँ के जिलाधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, इनसे भी मिली है, लखनऊ भी भेजा है, दिल्ली भी भेजा है। इस चीज को हम लोगों ने नोटिस किया है और DGM साहब ने ये भरोसा दिया है जो कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी आदमी का नाम हम नहीं कटने देंगे। भाजपा नेता कौन है जो RDO में है? सारे मंडल अध्यक्ष पहुंचा रहे हैं लिफाफे में भर के 7 नंबर प्रिंटेड फॉर्म, और सिर्फ मुसलमान लोगों के। वो चाहते हैं कि हम नाम कटवाने के बहाने राजनीतिक फायदा उठा लेंगे, हिंदू मुस्लिम गोलबंदी करके। ये संभव नहीं है। भाजपा का पराभव तय है, उल्टी गिनती। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना अंतर्गत सीतापुर हाईवे पर संदिग्ध थार का, आपको बता दें, थार का पीछा कर रहे ACP BKT ज्ञानेंद्र सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में आगे बैठे हमराही दीवान घनश्याम सिंह घायल हो गए हैं, जिनको पास ही राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है। वहीं पुलिस संदिग्ध थार की तलाश लगातार कर रही है। खबर चंदौली से है, जहां मुगल सराय के ताहिरपुर बंदरगाह स्थित आदि शक्ति लोना माता समाधि स्थल पर सनातन परंपरा के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिला है। इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचकर माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आदि शक्ति धार्मिक मान्यता लोना माता और साथ ही संत रविदास रैदास जी की धर्मपत्नी थी। और साथ ही आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार आदि शक्ति लोना माता को तंत्र साधना में एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य स्त्री और योगिनी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें गुरु गोरखनाथ की शिष्य तथा कामाख्या क्षेत्र से संबंधित माना जाता है।
और साथ ही वे सरल स्वभाव की थी और ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि संत रविदास जी का विवाह 12 वर्ष की आयु में लोना देवी से हुआ था। उनके एक पुत्र विजय दास थे। मान्यता है कि संत रविदास जयंती पर वाराणसी आने वाले श्रद्धालु यहां स्थित माता की समाधि स्थल पर भी अवश्य माथा टेकते हैं और माघ पूर्णिमा के अवसर पर समाधि स्थल पर भक्ति गीतों की गूंज के बीच श्रद्धालु भाव विभोर समिति की ओर वहां पर आते हैं। और आयोजन समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि आदिशक्ति लोना माता जी संत रविदास जी की पत्नी थी और यही उनका समाधि स्थल है। जो श्रद्धालु वाराणसी स्थित रविदास मंदिर आते हैं वे यहाँ भी दर्शन के लिए अवश्य पहुँचते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? हम जलंधर तालबन से आए हैं, पंजाब से। नाम क्या है आपका? नाम अवतार है। पिताजी आप यहाँ पर आए हैं, कितनी अच्छा है आपकी माता के प्रति? बहुत है, हमको 25-26 साल हो गया जहाँ आते हुए। पहला से बहुत टाइम से आते हैं। पहले जहाँ खोज, बाद में लगभग 10-12 साल हो गया जहाँ आते हुए। अकेले आते हैं, परिवार साथ में? सभी आते हैं, परिवार के, मोहल्ले के, कम से कम 200 लोग हमारे गांव से आते हैं। बहुत अच्छा है, लंगर बहुत अच्छा है, सब कुछ प्रबंध है। आगे से आगे सुविधा जो बढ़ती जा रही, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या लगता है कि सरकार को इस स्थान का और विकास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा स्थान है जो जुड़ा है अपने बाबा के साथ है, तो इसकी तरफ गौर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। नाम और परिचय बता दें। जय गुरुदेव, मेरा नाम बालचरण है। मैं लोना माता मंदिर के यहाँ के पुजारी हूँ, प्रवचन करता हूँ। और यहाँ गुरु महाराज के जन्मदिन पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। ऐसे इस स्थान के यहाँ मोदी जी के द्वारा जो बंदरगाह बना है, इस जमीन को अधिग्रहण कर रही है। और मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो माता का स्थान है, इसको अधिग्रहण करना बंद कर दे, रद्द करे। क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ संत महापुरुष देश विदेश हर जगह से चलकर आते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे संगत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सभी लोग रोड पर आ जाएंगे। सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं इस ट्रस्ट का, लोना माता ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम रहा, क्या कार्यक्रम रहा? ये गुरु रविदास जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे ये कार्यक्रम मनाया जाता है और भव्य तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पे गुरु जी का शाम को केक भी कटेगा। और यहाँ पे संख्या लगभग यहाँ पे 30,000 40,000 के लमसम आती जाती रहती है। क्या यहाँ वाराणसी में भी रविदास जी का मंदिर है और यहाँ भी लोना माता का है, तो वहाँ के दर्शक, वहाँ के श्रद्धालु यहाँ आते हैं? जितने भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं और 3 दिन में लगातार आते जाते रहते हैं। कितने दूर चलेगा आयोजन? तो हमारा अभी 2 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख को शाम को शोभा यात्रा आएगा गुरु जी का और शोभा यात्रा के बाद हमारा कार्यक्रम समापन। खबर चंदौली से, जहां चंदौली जिले के स्थित पूर्वांचल में एकमात्र औद्योगिक रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष डीएम मिश्रा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को औद्योगिक हित में संतुलित और दूरदर्शी बताया। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएम मिश्रा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का यह बजट उद्योगों के लिए स्थिरता प्रदान करने वाला है, जिससे आने वाले समय में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिए गए फोकस की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने पर्यटन उद्योग, खनिज, एमएसएमई, यातायात और रेल जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया है और केंद्र सरकार का यह बजट औद्योगिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मैं दयाशंकर मिश्र, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। आज लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट का औद्योगिक हित में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह बजट देश की औद्योगिक स्थिरता को प्रदान करेगा, भविष्य में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया है। कई क्षेत्रों को, जिसमें पर्यटन है, उद्योग हैं, खनिज हैं, एमएसएमई है, यातायात है, रेल है, इन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि सरकार की नीतिगत स्थिरता को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। हमें लग रहा 2047 के
विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आयकर की दरों को स्थिर रखा गया है, इससे सरकार का आत्मविश्वास भी दिखता है। सबका साथ, सबका विकास, सभी का विश्वास यह सरकार की योजना में परिलक्षित दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सैफई से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मंझनपुर स्थित जिला उद्यान कार्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत निर्मित कॉमन और साथ ही इंट्रीब्यूशन सेंटर के उद्घाटन लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। साथ ही आपको बता दें, ब्लॉक परिसर में सरस हाट का शुभारंभ हुआ है। स्वयं सहायता समूहों को दुकान का आवंटन प्रदान, उन्होंने डाइट मैदान पहुंचकर स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का अवलोकन व खाद्य उत्तर प्रदेश नीति 2023 और साथ ही PMFE के उद्यमियों DRP उद्यमी मित्रों को प्रशस्ति पत्र वितरण किया। कौशाम्बी का यह जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है, लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियां जुड़े और उसमें से 1 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियां करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आवे। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। मेरी सौगात है। आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात यह है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है वो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है, लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेजी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति करते हैं। लखपति दीदी बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या ये होता क्या है, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहाँ से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर। बजट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश जी ने कहा है कि गरीबों का हाथ इस पे खाली है, सिर्फ मतलब रईसों के लिए ये सुविधा है। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, सोचा था कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना आरजेडी बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार। सर, अखिलेश कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए बीजेपी बजट लाती है और बजट के माध्यम से अपने लोगों को सही का चश्मा निकाल करके विकसित भारत का चश्मा लगा ले तो वो सब दिखाई देने लगे। खबर संडीला से है, जहां आगाज टाइम्स चैनल की खबर का संज्ञान लेते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है, जब तक मैं संडीला नगर पालिका में कार्यरत हूं तब तक नगर की हर समस्या मेरी अपनी समस्या है। गल्ला मंडी क्षेत्र की समस्या की पूरी जानकारी ली और मैंने जल्द ही से जल्द समाधान कराए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है, कई बार शिकायत की गई, नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड के सभासद को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।
हालांकि आगाज टाइम्स चैनल द्वारा मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद मामले को 24 घंटे के ही समय सीमा में समस्या का समाधान हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व ग्रामीण पत्रकारों का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने कहा है कि अपनी पीड़ा साझा करते हुए उन्होंने कहा, हम रोज दर्शन करने आते हैं लेकिन गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, बदबू आती रहती है, कई बार बच्चे भी फिसल जाते हैं। श्रद्धालुओं ने भी ग्रामीण पत्रकारों और ईओ द्वारा त्वरित संज्ञान लिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि गल्ला मंडी क्षेत्र की जुड़ी सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। और साथ ही वहीं ईओ ने ग्रामीण पत्रकारों एवं आगाज टाइम्स चैनल के द्वारा आशा व्यक्त की है कि प्रशासनिक द्वारा इस पर सकारात्मक प्रयास किए जाएं और साथ ही क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द राहत भी मिलेगी। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर के गोविंदगंज बाजार से जुड़ी एक स्थानीय खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां गोविंदगंज में आज राज टेंट हब में अमूल के अधिकृत स्टोर का शुभारंभ किया गया है। स्टोर का उद्घाटन राज स्लेशन के स्वामी सरदार बलविंदर सिंह ने फीता काटकर किया है। उद्घाटन समारोह के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त अरविंद कुमार, व्यापारी नेता कुंज बिहारी अग्रवाल, किशोर कुमार गुप्ता, सचिन बाथम सहित हजारों के रूप में प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सरदार राम सिंह ने कहा, इस स्टोर पर अमूल की पूरी वैरायटी उपलब्ध है। दूध, मट्ठा, घी, आइसक्रीम के साथ साथ दाल, चावल सहित रोजमर्रा की जरूरतों के भी उत्पाद यहां पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। स्टोर संचालक के अनुसार ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्पादों की रेंज काफी विस्तृत रखी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सके। ये हमारा आउटलेट अमूल के नाम से है, जो कि ऑथेंटिक है अमूल की तरफ से। यहाँ पे अमूल की आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये शाहजहांपुर वासियों के लिए तोहफा है। ये शाहजहांपुर में गोविंदगंज में राज सिलेक्शंस के सामने है। आपको यहाँ पे अमूल की हर प्रकार की वेराइटीज मिलेगी। ऑर्गेनिक फूड मिलेंगे, यहाँ पे रेडी टू सर्व आइटम मिलेंगे। अगर आप कहोगे फ्राई करके देना, हम फ्राई करके भी देंगे, वो भी एयर फ्रायर में देंगे। अमूल की आपको दालें, अमूल की आपको आटा, अमूल की आपको बासमती राइस, हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। और शेक्स वगैरह तो होता ही है अमूल में, आपको तो पता ही है। आपको आना कहाँ है? ठीक राज सिलेक्शन के सामने अमूल स्टोर पे, जिसका नाम राज टेस्ट से शुरू करा है हमने। खबर मैनपुरी से है, जहां मथुरा से मिश्री माखन खाएंगे, मस्जिद के ढांचे को गिराकर मंदिर बनाएंगे। मुख्यमंत्री का गुणगान करते दिखे महंत राजू दास। विराट हिंदू महासभा में पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और साथ ही जगाई हिंदुओं में अखंडता की ललक। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का किया ऐलान, बांग्लादेश सरकार पर साधा है निशाना, आतंकवाद का किया कड़ा विरोध। आज जनपद मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड मैदान में आयोजित हिंदू विराट सम्मेलन के दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने पहुंचे थे, जहां उनका कार्यक्रम के आयोजकों ने उन्हें फूलमाला एवं गदा के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार भेंट की है। कार्यक्रम के पूर्व मंच पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महंत राजू दास ने विराट सम्मेलन में मौजूद हिंदू पुरुष और महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम अलग अलग जातियों में न बढ़कर अखंड बनकर भारत देश को हिंदुत्व राज बनाने की कोशिश करें। उन्होंने मंच के माध्यम से बांग्लादेश सरकार द्वारा वहां के रहने वाले हिंदुओं पर हुए अत्याचार की घोर निंदा की है। उन्होंने मौजूद अभिभावकों एवं बालिकाओं को संबोधित करते हुए अपील की है कि हमारे देश की नारियां संस्कारी बने, बुर्का वाली नहीं बने। इसके बाद ही मीडिया से रूबरू होकर जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भाषा की पहचान दिलाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र बने, खाकी वर्दी का अपमान ना करे और साथ ही संविधान के प्रति अनुरूप रहे, यही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोल सकता वह आतंकवादी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ओवैसी की तुलना राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति से की और साथ ही क्योंकि उसके मुख से भारत माँ के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं निकलती है और अयोध्या के राम मंदिर को बाबरी मस्जिद आज भी बता रहा है।
की बात कर रहे हैं, बंद करवाइए। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं होता है गला काट देना, गोली मार देना और भारत से बाहर कर देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, जो उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में हर मत, मतांतर, पंथ, मजहब का व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, ना तो खाकी वर्दी को छुए, ना तो खाकी वर्दी को फाड़े, खाकी वर्दी को सलूट करे और संविधान के अनुरूप रहे, यही हिंदू राष्ट्र है। लगातार जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, क्या कारण है? क्या मुस्लिम धर्म के लोगों को आपने आतंकवादी बताया है? हाँ भाई देखो, स्वाभाविक है, हमने मुस्लिम धर्म को आतंकवादी नहीं बनाया, हमने उनको आतंकवादी बनाया जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो खाकी वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते, जो जिस देश में रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना का सम्मान नहीं करते, वो सब आतंकवादी है। इसके नाते हम उन इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों को आतंकवादी कहा, जो इस्लाम को भी नहीं मानते, वो तो शुद्ध रूप से वो कट्टरपंथी मजहब को मानते हैं, जो मजहब सबको काटने की बात करता है, भगाने की बात करता है। अभी जो है कि अभी आपने मंच द्वारा कहा जो अवैसी है उनको राक्षस, हाँ, ओवैसी को राक्षस हमने इसलिए कहा कि वो राजनीतिक खाल पहनकर, वो भेड़िए के रूप में, वह मंदिर है देश का संसद भवन, उस मंदिर में कहता हो कि हम, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर के लिए, और उसने कहा कि हम राम मंदिर को नहीं मानते, आज औलाद अपने बच्चों को बताते रहेंगे ये बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगा, ये कोई सांसद कहता है क्या? वो एक संविधान को मानने वाला कह सकता है क्या? जिसने वकालत किया वो कह सकता है क्या? वो सदन का एक कोई सांसद ऐसे भाषा का प्रयोग कर सकता है? वो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, वो तमाम विषयों पर बोल सकता है, लेकिन बांग्लादेश पे बोल दो तो मौन साध लेता है। इसके नाते हमने उसको आतंकवादी कहा। लाकर के जातिवाद फैला रही है। मैं कहा सरकार कौन सी यूजीसी ले आई? कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगन कर दिया। तो क्या मानते हैं आप राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? अरे भाई स्वाभाविक है, राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़े न बनवा दिया, पूरा प्रयास सनातनियों का था, आपको और हमारा। आपने संघर्ष किया, आपने लगातार रातों दिन एक करके हमसे सवाल पूछा कि राजू दास तुम कुर्सी पे बैठ गए, अभी तक तुमने राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। ये आपका परिणाम है, आपका प्रभाव है। आपने जो संघर्ष करके सवाल पूछा पत्रकार बंधुओं ने, इस प्रकार से संघ विचार परिवार ने एक लौ जगाई, एक एकता लाया हिंदुओं में, एविडेंस, साक्ष्य, सर्वे, सर्वेक्षण, उत्खनन, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद देने के बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में। आप देख सकते हो, राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बावजूद भी विपक्ष के कुछ कालनेमी थे जो काला टेंट पहनकर कहां पहुंच गए? राष्ट्रपति महोदय के पास। उन्होंने कहा अभी इस फैसला का स्थगन कर दो, आदेश बदल दो, इससे फायदा मिलेगा बीजेपी। करे भाई, बीजेपी राम जी के ही क्या? क्या राम जी सबके नहीं है क्या? कितने जाहिल, कितने पागल लोग हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं, संघ विचार परिवार ने लड़ाई लड़ी, हिंदू जनमानस ने एकता दिखाई, जिसका परिणाम से राम मंदिर। यही नहीं, फिर डंके की चोट पे कहता हूं आपके सामने में, जैसे हमने अयोध्या में बाबरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके भव्य राम मंदिर बनाया, उसी प्रकार से हम ज्ञान बापी में भी मंदिर का निर्माण करेंगे। फिर डंके की चोट पे कहते हैं, पास मैनपुरी, पास में मथुरा वृंदावन है, अब तो माखन मिश्री खाएंगे और उस स्ट्रक्चर को गिराएंगे और भव्य मंदिर निर्माण करेंगे। कोई नहीं रोक सकता। तो बात कर रहे हैं भाई, शंकराचार्य को अपमान किया गया। मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं, संत के चोले में पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन वो भेड़िए के खाल में जिस प्रकार से संत के चोला पहनकर वहां राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, इतना शुद्ध स्वच्छ वातावरण, वहां लोग मां गंगा के निर्मल जल में पहुंचकर वहां यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, और तुम पहुंच गए पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने के लिए, मारने के लिए। अरे आपको तकलीफ इनसे था तो ये सस्पेंड होंगे, ये लाइन हाजिर हो गए करने पर प्रयास। आप इतने बड़े धर्म गुरु हैं, हम इतने धर्म गुरु बड़े मनकर इनकी वर्दी फाड़े तो उचित है क्या? कहां से उचित है? कहने का भाव है, हम इतने बड़े मठ पर बैठकर अब इनको हम गाली दें तो कहां से शोभा देता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने क्या कहा? अरे औरंगजेब कहा, हुमायूं कहा, अकबर कहा। अरे लाशम भी नहीं है पूज्य शंकराचार्य भगवान को।
कम से कम अपने उस गद्दी की महिमा को जानो, अपने आप को पहचानो, आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुरूप कार्य और काम करो, आपका सम्मान है। लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक दल के गोद में खेलोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, फिर डंके की चोट पे कहते हैं, फिर नहीं बचोगे। शंकराचार्य जी ने कहा है 40 दिन में अपने हिंदू होने का प्रमाण देंगे। 40 दिन में अपना प्रूव करें कि हिंदू जैसे शंकराचार्य जी एक पीठ के शंकराचार्य हैं, वैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के धर्मगुरु हैं। मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले वो एक पीठ के धर्मगुरु हैं। उनसे तुम सर्टिफिकेट मांगोगे? तुम सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन? मैं तुमको नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं पहचानता। जय सिया राम। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती जनपद के कोना ब्लॉक सभागार में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 का लाइव प्रसारण भाजपा के सम्मानित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से दिखा है। इस दौरान बजट में शामिल विभिन्न प्रावधानों को लेकर सार्थक एवं विस्तृत चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 गरीब कल्याण, किसानों की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर अधिक मजबूत करने वाला दूरदर्शी बजट है। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया। शाहजहांपुर से कला और साहित्य की खुशबू के लिए खास खबर है, जहां अल्फाजों ने जज्बात ओढ़े और शायरी ने दिलों को छू लिया। शाहजहांपुर में प्रसिद्ध चित्रकार तौकीर की स्मृति में तौकीर आर्केड में भव्य कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। इसी मौके पर अलीगढ़ से आए प्रोफेसर S.A. जाफर उर्फ तौकीर सा के गजल संग्रह जज्बात के 1000 रंग का विमोचन हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर GST P.K. तोमर ने दीप प्रज्वलन कर किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एडवोकेट सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने की है। साहित्यिक संस्थान इदराक और साथ ही नजर मेमोरियल सोसाइटी की ओर से शायर तौकीर साक की स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं इदारा उफक ए नौ और साथ ही दर्पण सामाजिक संस्थान ने उन्हें कला रत्न सम्मान से नवाजा है। और साथ ही गजल संग्रह जज्बात के 1000 रंग की समीक्षा साहित्यिक कमलेश द्विवेदी और साथ ही चित्रकार डॉक्टर उषा गर्ग ने की है। आयोजक डॉक्टर मोहम्मद कमर ने सभी कवियों और शायरों का स्वागत किया है। मुशायरे में करीब 25 कवि और शायरों ने प्रेम, मानवता, समाज और दर्शन से जुड़े अशआर सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और साथ ही असगर यासिर, अजय अवस्थी, हमीद खिजर और साथ ही वसीम मिनाई, तौकीर साज, सबा नकवी, सबा सहित कई शायरों ने कलाम व तालियों की गूंज उनकी सुनाई दी है। कुल मिलाकर यह आयोजन कला, साहित्यिक और यादों की स्मृति एक यादगार शाम बना रहा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने केंद्रीय बजट 2026 को बताया ऐतिहासिक और साथ ही दूरदर्शी। कहा, ये बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करता है और साथ ही पूंजीगत विशेष के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान विकास की प्राथमिकता दर्शाता है। बजट में युवा, महिला, किसान और दलित वर्ग के कल्याण पर विशेष फोकस है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सरकार साकार करने वाला मजबूत बजट लेकर आई है, डॉक्टर द्विवेदी ने कहा। मोदी सरकार का 2026-27 का बजट एक शानदार बजट है। ये 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक रोड मैप है, जो विकसित भारत की बुनियाद रखता है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, दलितों सभी पर फोकस किया गया है। इस बजट में जहां एक तरफ कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता करके गरीबों का ध्यान रखा गया है, तो दूसरी तरफ किसानों की आमदनी बढ़ाने के भी कई प्रयास किए गए हैं। 500 बड़े अमृत सरोवरों को बनाने का एक मॉडल भी इसमें सामने आया है। तो रेलवे के, तीव्र गति के रेलवे के 7 कॉरिडोर और देश के 15 सांस्कृतिक शहरों का विकास जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। जहां एक तरफ रक्षा बजट बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को भी 4.3% के लक्ष्य तक रखा गया है। इतना ही नहीं, इस बजट में 12 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत निवेश करके देश को दीर्घकालीन विकास की ओर
ले जाने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका के टैरिफ पर टैरिफ लगाने से विपक्ष जो लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इस बजट में कई तरह के टैक्स लगाए जाएंगे, टैक्स बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने देश की जनता पर किसी भी नए कर का कोई भार नहीं थोपा। इस बजट के लिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपनी यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम संचलन कार्यक्रम, इसके पश्चात गृह संपर्क और अभियान और अब हिंदू सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष मदन लाल राजपूत, उपाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद शर्मा, मुख्य वक्ता मयंक राज जी और विभाग समन्वयक RSS सीमा रानी और मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष स्वामी मेधानंद सरस्वती महाराज और जिला प्रचारक भरत लाल, नगर पंचायत तुलसीदास विभाग कार्यवाह और जगजीवन राम विभाग संपर्क प्रमुख मनीष सिंघल लोग उपस्थित रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र की आज अपने इस विराट हिंदू सम्मेलन में मंच पर पूजनीय स्वामी मेधानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता एवं श्रीमानी रही और यहाँ उपस्थित सभी रखता है, सपनों में भारत का विश्वास रखता है, हाथों में हाथ ले कदम से कदम मिला, स्वर्ण युग की राह पर नया खिला, विजय के गान का, विजय के गान का समय आ गया है, देश के जागरण का समय आ गया है, आपके जागरण का समय आ गया है, देश के नौजवानों जाग जाइए, देश के नौजवानों जाग जाइए, आपके जागरण का समय आ गया, आपके जागरण का समय आ गया। और मुझे बताते हुए माता की, भगवान श्री रामचंद्र की। आज अपने इस विराट हिंदू सम्मेलन में मंच पर पूजनीय स्वामी मेधानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता एवं श्रीमानी रही और यहाँ उपस्थित सभी रखता है, सपनों में भारत का विश्वास रखता है, हाथों में हाथ ले कदम से कदम मिला, स्वर्ण युग की राह पर नया खिला, विजय के गान का, विजय के गान का समय आ गया है, देश के जागरण का समय आ गया है, आपके जागरण का समय आ गया है, देश के नौजवानों जाग जाइए, देश के नौजवानों जाग जाइए, आपके जागरण का समय आ गया, आपके जागरण का समय आ गया। और मुझे बताते हुए माता की, भगवान श्री। खबर श्रावस्ती से है, जहां नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही 4 नेपाली लड़कियों का पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया है। इस कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर थाना सिरसिया पुलिस ने भचकही गांव के जंगल मार्ग से, आपको बता दें, दोनों अभियुक्तों को पकड़ा है। उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 1 आधार कार्ड, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी नेपाल से लड़कियों को लेकर शोषण करते थे और मौके पर AHTU, NGO और SSB की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया गया है। कल 31/1/26 की शाम को SSB सिरसिया पुलिस और AHTU की
संयुक्त टीम द्वारा 2 युवकों को 4 नेपाली बालिकाओं के साथ पकड़ा गया। ये 2 युवक 2 बाइक पे 4 नेपाल की रहने वाली बालिकाओं के साथ नेपाल सीमा तरफ बचकाई गांव के जंगल के रास्ते आ रहे थे। पूछताछ से पता चला कि ये युवक इन बालिकाओं को ऑर्केस्ट्रा में नाचने का प्रलोभन देके लाए हैं और इन लड़कियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भेजने की योजना थी। मानव तस्करी का मामला होने पे चारों बालिकाओं को सकुशल रेस्क्यू किया गया है और दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सिरसिया पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुल्तान ठेर निवासी पीड़िता महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, नहीं मिल रहा न्याय। बताते चले कि पूरा मामला थाना गजरौला क्षेत्र के गांव सुल्तान ठेर का है, जहां पर केशव व उसकी पत्नी आदेश दोनों राजी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिनकी 4 बेटियां और 4 बेटियां होने की वजह से वहां पीड़िता आदेश के ससुराल पक्ष के लोग आए दिन गाली गलौज व मारपीट करने लगते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पीड़िता आदेश को 4 बेटियां सहित मारपीट करके घर से भी निकाल दिया जाता है। और इसके बाद पीड़िता आदेश के ससुर राजेश व उसके परिजनों ने पीड़िता के पति केशव की दूसरी शादी भी करवा दी है। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी बेटियों सहित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रही हैं और कहा कि पति केशव व उनके परिजन जान से मारने की फिराक में लगे हैं। और पीड़ित परिवार पूर्व में भी इनकी शिकायत पुलिस से की गई है, कई बार की जा चुकी है, लेकिन संतोषजनक न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? आदेश। आदेश कहाँ की रहने वाली है तुम? सुल्तान ठेर। अच्छा, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? बताओ। मेरे साथ घटना हुई है, मेरे ससुर ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी। अच्छा। दूसरी रखवा दी मेरी 4 बेटियों के कारण। अच्छा। कहते हैं तेरे 4 बेटियां हम तुझे नहीं रखेंगे। शादी कब कराई थी? शादी को हो गए 2 साल। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह तुमने की थी? मैंने हर थानों में शिकायत कर रही हूँ और मुझे जान से मारने के चक्कर में लगे हुए हैं। कौन लगे हुए? एक मिंकू, एक पिंकू, एक सुमित और वैशाली और शीतल और युपिराची। ये कौन लोग हैं? ये मेरे देवर दौरानी है। देवर दौरानी। और एक मेरा सगा मौसेरा जेठ है समरपाल, एक मेरा मौसेरा ससुरा है वो भगत नाम है भगत, और एक है वो जो क्या काम है परसे नाम का समोली का रहने वाला। ये लोग ना मुझे हिस्सा दे रहे और ना मुझे रख रहे और मुझे घर से निकाल रखा। 4 बेटी हैं तुम्हारी? हाँ, और इन पर मार पिटाई के 4 मुकदमे हो चुके हैं। ये लिए जान से मारने के ताल में लगे रहे। तो पुलिस में तुमने शिकायत की थी? पुलिस ने कोई सहायता नहीं करती, ये पैसे देते हैं, पुलिस इनके पेट की बोलती है। अच्छा, अब जो है थाने आई हो गजरौला में, तो आप किस लिए आई हो? अब मैं इसलिए आई हूँ, मुझे आज मारा है जो मेरे पति के साथ रह रही है, उसने मारपीट का घर से निकाला मुझे। तो घर में आपको रहने नहीं दे रहे? नहीं रहने दे रहे, ना हिस्सा दे रहे, ना मेरे घर में रहने दे। क्या चाह रही हो तुम इसमें? मैं चाह रही हूँ मेरा पति है, मैं रहूंगी अपने पति के घर में। पति क्या कहते हैं? मेरा हिस्सा मिला। पति रखने के लिए कहते हैं तुम्हारे? मना करा पति, नुका मैंने रखने का। अब मेरा सुसन नुकावा कहीं और आदमी कर ले तू। अच्छा, दूसरा आदमी कर ले तू। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? राजेश। राजेश। पति का क्या नाम है? केशव। केशव। क्या नाम है तुम्हारा? आदेश। आदेश कहाँ की रहने वाली है तुम? सुल्तान ठेर। अच्छा, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? बताओ। मेरे साथ खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी चोखा बाटी मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बोरिया। और साथ ही आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी के प्रदेश सचिव वीर सिंह यादव आदि दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के बीच की है वार्ता। SIR व पार्टी मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं से दिया गया उन पर जोर। सपा नेता विपिन शुक्ला के नेतृत्व में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को 2027 में जिताने की हुंकार भरी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बोरिया ने भाजपा पर साधा निशाना। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष सहित जिले के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम समापन के बाद सभी को चोखा और दाल बाटी खिलाया गया है। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुर्सी खेड़ा गांव में हुआ ये आयोजन।
और आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? आज श्री विपिन शुक्ला द्वारा क्षेत्र के बीएलए, सेक्टर प्रभारियों और पार्टी के जिम्मेदार लोगों को आमंत्रित किया था, क्योंकि 6 फरवरी तक SIR का कार्यक्रम होना है। उसमें जो भी लोग 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं या जो हमारी बहुएं दूसरे गांव से आई हैं, उनका भी वोट बढ़ना है। उसी की कार्यशैली के तहत वोट बढ़वाने की जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारियों को, बीएलएस को दी गई और बेहद खुशी का अवसर है कि भाई विपिन शुक्ला जी ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम के तहत लोगों में चेतना लाने का काम किया गया और सभी कार्यकर्ताओं से और बीएलए से निवेदन किया गया है कि 6 फरवरी तक किसी भी दशा में उपरोक्त लोगों के वोट जुड़वाने का काम करें, क्योंकि जब वोट होगा तभी लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट की चोरी कर रही है। पूरे समाज में भय और दहशत का वातावरण बीजेपी ने कायम किया है। उसके खिलाफ जनता में जन आक्रोश है और 2027 में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार पुनः माननीय अखिलेश यादव होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या लगता है SIR बीजेपी कुछ गड़बड़ कर रही है? बीजेपी हर स्तर पर गड़बड़ करती है, लेकिन हमारे बीएलए, हमारे पार्टी के लोग जागरूक हैं। किसी भी गड़बड़ी का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कुर्सी खेड़ा कार्यक्रम में आज यहाँ कुर्सी खेड़ा में हमारी पार्टी के नेता और हमारे छोटे भाई विपिन शुक्ला ने आम जनता के बीच में समाजवादी पार्टी की बात पहुंचाने के लिए ये मीटिंग किया था, जिसमें वर्तमान समय में सरकार की जो नीति राष्ट्र विनाश की ओर जा रही है, राष्ट्र निर्माण के बजाय राष्ट्र विनाश। आपस में आज जातियों को लड़ाने का काम चल रहा है। गांव-गांव में सदियों से जो लोग मोहब्बत के साथ रह रहे थे, कभी हिंदू मुसलमान नाम पर, कभी अगली पिछड़ी जात के नाम पर, लगातार अफवाह फैलाकर समाज को बांटने की साजिश चल रही है। समाजवादी पार्टी सचेत है और समाजवादी पार्टी समाज को किसी भी कीमत बंटने नहीं देगी और हम लोग आम जनता के बीच में जाकर इस खड़क से लोगों को अवगत कराएंगे और इसके लिए सड़क पर लड़ेंगे। 2027 में फिर क्या सूरत विधानसभा से आप हुंकार भरेंगे? तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, इसको लड़ाना चाहे लड़ाएंगे, जो लड़ाएंगे वो लड़ाएंगे। पार्टी की तरफ से जनता को क्या संदेश है? जनता के लिए यही संदेश है कि वो इन जालिम नीतियों के खिलाफ जमकर लड़े। खबर उन्नाव से है, जहां जेल अधीक्षक को ही साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया है। बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर 4 महीने में 50 लाख रुपए ठग ने लिए हैं और जेल अधीक्षक जस्ट डायल के जरिए कंसल्टेंसी के प्रोप्राइटर से संपर्क में आए थे और आरोपी ने उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में सीट सुरक्षित कराने का आश्वासन दिया था और रुपए ट्रांसफर होने के बाद प्रोप्राइटर ने फोन बंद कर दिया। लखनऊ स्थित ऑफिस में भी बंद मिला है। वहीं जस्ट डायल से कंसल्टेंसी से जुड़ी सारी जानकारी और साथ ही हटा दी गई है। जेल अधीक्षक ने कंसल्टेंसी संचालक और उसके साथियों के खिलाफ सदर कोतवाली में FIR दर्ज कर दी है। बता दें कि जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर ठगा उनको गया है और साथ ही उन्नाव के जिला जेल में तैनात जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह ने अपनी बेटी के नीट काउंसलिंग के माध्यम से जस्ट डायल सहारा लिया था और उनका संपर्क स्टडी पाथवे कंसल्टेंसी के प्रोप्राइटर अभिनव शर्मा से हुआ था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सहायता मांगी थी। अनुभव शर्मा ने, आपको बता दें, उन्हें बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित हिंद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित कराने का आश्वासन दिया और ड्राफ्ट के जरिए 22 लाख से 20 लाख रुपए ट्रांसफर करा दी और साथ ही पंकज सिंह ने भी आरोप लगाया है कि इस प्रवेश के एवज में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम पर अलग अलग तरीकों से बड़ी धनराशि की मांग की गई है। पीड़ित के मुताबिक अभिनव शर्मा के कहने पर कुल 20 लाख रुपए के 2 बैंक ड्राफ्ट बनाए गए। इसके अलावा 24 अक्टूबर 2025 को अनुभव कुमार द्वारा किए गए कोटक महिंद्रा बैंक और विखंड और साथ ही विभव खंड गोमती नगर लखनऊ के खाते में 30 लाख रुपए की राशि RTGS के माध्यम से SBI बैंक उन्नाव स्थित पंकज कुमार सिंह के खाते में ट्रांसफर कराई गई थी। और साथ ही काफी खोजबीन के बाद पंकज को जानकारी मिली कि अभिनव शर्मा और संतोष कुमार एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं। पंकज ने आरोप लगाया है कि यह गिरोह फर्जी बैंक खातों और फर्जी ऑफिस के जरिए कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते हैं। पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ कई जिलों में कई मुकदमे भी दर्ज हैं।
जनपद अलीगढ़ कोतवाली बिन्ना देवी क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में शराब के पैसों को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, पीड़िता काजल का कहना है कि वह काम से जा रही थी। मैंने अपने पति ब्रजेश को बिजली बिल जमा करने के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने बिल जमा नहीं किया और पैसे से शराब पीकर घर पर मुझसे मारपीट करने लगा। वहीं मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव का आदेश दिया और साथ ही ब्रजेश शराब पीने चला गया। वह नशा का आदी था। शराब पीकर घर में ड्रामा किया और पंखे में अपने गले में फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। काम की वजह से रोज दिन में कई बार शराब पीता था, रोज गंदी गंदी गालियां देता था। आज अपनी मौत पर झूल गया है और साथ ही ससुराली जनों ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच गई है और शव को पंखे से उतारकर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बोलो 8 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सर इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई तो हम पे कॉल करे इन लोगों ने, तो मैंने की देखो अब एक बच्चा हो गया है, तुम समझो। तो बोली दीदी मैं 500 रुपये बिल जमा करने के लिए छोड़ के गई थी, तुम बताओ मैं क्या करूँ। मैं काम 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ, मना भी करता है काम पे जाने के लिए और मुझे काम भी नहीं करने देता, वो पैसे भी खर्च कर देता है। तुम हमें ही डांटती हो। तो ये फांसी कितने बजे करीब लगाई थी इसने? ये सर फांसी लगाई है 12 या 12:30 की समथिंग लगाई है। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास से एक पड़ोस से फ़ोन आता है, पड़ोस में जब सब लोग पहुँच गए हमारे पास फ़ोन आता है कि सीमा तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैंने कि मजाक मत करो, मैंने मजाक मत करो, मैं बच्चों को लेकर सो रही थी, मैंने कि मजाक मत करो। फिर उसके बाद में वहाँ से उठ के गई, जब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, वहाँ पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आने के बाद में फिर हम नीचे पुलिस आ रही थी, ऊपर हम जा रहे थे। फिर वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला और इसको लेके जा रहे थे। सब इतना हमने देखा। अच्छा, इनके घर वालों को तुमने खबर करी थी? नहीं, इनके घर वालों को इसने करी थी क्योंकि इसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसने खूब खबर करी। इसने अपनी बुआ के पास वीडियो भी भेजी कि ये ऐसे कारनामे करता है, ऐसे कारनामे करता है। इसके समझा दुपट्टे से लगा रहे, जब दुपट्टों को लगा रहे तो मैंने इनकी बुआ से बात कराई। मैंने कही बुआ देख रहा है इसी बात है, ये देखो दुपट्टे से गर्दन कर रही थी। बुआ ने समझाओ कन्हैया तू ऐसा नहीं करता है, काहे बात हुआ कि अब क्या चाहती हो आप? सर मैं क्या चाहती हूँ जो समझ आप लोगों को करिए, मैं क्या करूँ। आपको इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ तो चाहिए, दिलाओ कौन दिलाने वालों है, मैं समझ चलेंगे कहाँ जाऊँ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या मामला हुआ है? मुझे सर फंसाया जा रहा है इस केस में, और इनकी मैंने हमेशा मदद की है। किस मामलों को लेकर फंसाया जा रहा है आपको? काजल के मामले को लेकर मुझे फंसाया जा रहा है। आत्महत्या का ये हुआ है। आप मदद किस तरीके से करते थे इनकी? मैं सर जैसे करिए ऐसे मदद करता था। जब कोई सामान काम करते थे इनके साथ, काम करते थे ना, कोई सामान दिए भी पड़े थे तो मैं ला के दे देता था बस खाली। तो आप मदद करते थे? हाँ, इनका जो पति है मेरे साथ प्लम्बर का काम करता था मजदूरी पे, ठीक है। हमने काम भी किया है, ठहरे में साइड करिए, यहाँ भी साइड करिए। तो हमने अभी ये बताओ, वो नशेबाजी भी करता था, दारू वो बहुत नशा करता था, वो दारू भी पीता था, वैसी भी दारू पी लेता था। कोई मारपीट करा आपके सामने? मारपीट भी इनसे करता था। इनसे मैं कई बार बचाने गया हूँ और मकान मालिक से पूछ लिया ना, मकान मालिक खुद मेरे पास कॉल किया और रात को 11 बजे मैं गया हूँ उनके पास। जो अभी हाथ काट लेता था, पूरा घर तक हाथ काटा है उन्होंने, हजिया तो कन्हैया ने, और कई भर जाता था घर से निकल। ये जो जिस तरीके से तो फांसी लगाई है, ये नशा करके लगाई है या? ये नशा करके लगाई है, खूब दारू पिए हुए। सही बताया, हम तो कहते नशा। तो कोई झगड़ा हुआ था उस समय? मेरे पास तो रात को 12:30 बजे कॉल आई थी, तो उन्होंने फांसी लगा ली। इनके जो पड़ोसी है उन्होंने कॉल कर, जो आप पे इल्जाम लगा रहे हो क्या झूठ है? तो सरासर झूठ है सर, वो सारे झूठ है। मैंने सुबह बच्चों को दवा दिलवाने गया था उनके साथ, 350 रुपये की दवा दिलवाई थी। मतलब डॉक्टर से पूछ लेना, उन्होंने भाई सर्दी हो रही थी, दवा दिलवा के इन्हें छोड़ के आया हूँ प्लेट पे सुबह के टाइम में। और फिर मुझे नहीं पता, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप इसके बारे में क्या कहोगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेवी है, मेरा हस्बैंड देवना है। मैंने इनकी शुरुआत में मदद की है।
मेरे हस्बैंड के साथ, उनका हस्बैंड काम करता था। जब ये ऑपरेशन के लिए भर्ती थी हॉस्पिटल में, तब रो के आया भाभी मेरी पत्नी को बचा लो, मेरा कोई नहीं दुनिया में। जब मैंने उसका पूरा सपोर्ट दिया, पैसों से लेकर हर चीज़ से लेकर, चलो कोई बात नहीं, इसका जो कुछ है चलो कर दो, मगर गरीब के भाई काम इसके साथ कर दो, पैसे निकाल आएगा, फिर माँ बाप नहीं आए। अब आज जब वहाँ पर खत्म हो गया, हम लोग को पहले फोन करके बुलाया, अब हमारे हस्बैंड को मदद की, उसी को तो मतलब आपके आदमी को झूठा फंसाया जा रहा है। झूठा फंसाया, मेरे पति के गुनाह है। हम दोनों जने गए रात में, मैं खुद गई, दोनों जने गए रात में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेवी है। खाना कौन सा लगता है आपका? खाना कौन सा है? खाना लग रहा है। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? मेरे पति रोज दारू पीते थे, मैं उनसे मना करती रहती तो लड़ाई झगड़ा करते, कभी हाथ काटते, कभी कुछ करते। मैं मम्मी के अपनी सास के पास फोन करके बताती, मैं बोलती तुम तो शादी करो, तुम खुद ही झेलो, तुम खुद देख लो। तुम्हारे पति का नाम क्या है? उनका नाम ब्रजेश कुमार। आपका नाम क्या है? काजल। कहाँ की रहने वाली हो आप? उन्नाव जिला की। आप कहाँ रहती हो फिलहाल? काजीराम में। अलीगढ़ में रहती है? अलीगढ़ में काजीराम। तो किस बात को लेकर फांसी लगाई गई थी? मैंने गली से 500 रुपए दे बिजली के डालने के, ठीक है, मैंने कहीं बिजली के पैसे डाल दिए, आंटी ने फोन करो तो ये बोले हाँ डाल दूंगा, दे दे, मैंने इन्हें दे दो, फिर मैंने कहीं मैं काम देखने जा रही हूँ, तो बोले जा तू देख ले, मेरा काम कब मिलेगा, जब मैं कर लूँगा। मैंने कही ठीक है, मैं 500 रुपए दे के मैं चली गई काम देखने, और फिर इसने वही 500 रुपए की दारू ला के घर में पी, मैं जब शाम को लौटी मेरे को। तो ये फांसी कैसे लगाई इसने? फांसी ने साड़ी से लगाओ, खुद लगाई है? इसे बाबू को झूला डाल रखे थे, घर में काम करती तो बाबू को झूला में डाल देती, झुलाती रहती, वही साड़ी को झूला लगो। मैंने कही तुम देखो दारू पीना छोड़ो तो मेरे एक बालक होगा, अपने घर की रिश्ते सुधार लो, तुझे बहुत तैयारी कर लो। बताओ आंटी आगे ऐसे कहेंगी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? वो एक चाटा मेरे मारो, मैं दीवार में दारू लेके लड़ी, कह रहा मेरे बाप ने दारू की ना रोक पाई, मैं किलो तू दारू की रोकेगी, तू कमा के लाती है, तू दारू की रोकेगी। मैंने सोचे गुस्से। तो ये जो नशा कब से करता था? ये नशा करते थे, अब पहले कम करते थे, अब जब से शादी की, जब से शादी धीरे करके शादी करने लगे, क्योंकि कमाते थे तो मुझे घर का राशन ही बनाते थे बस। तो इन्होंने खुद ही फांसी लगाई है? मुझे फांसी लगाओ। जो झगड़ा हुआ था वो पासपोर्ट को लेकर हुआ था? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जॉब करते, सिलाई करते हैं, हम आगे थे 8 बजे, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं। सर इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, इन दोनों की लड़ाई हुई तो हम पे कॉल करे इन लोगों ने, तो मैंने की देखो अब एक बच्चा हो गया है, तुम समझो। तो बोली दीदी मैं 500 रुपये बिल जमा करने के लिए छोड़ के गई थी, तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं काम 2 दिन से मैं काम पे जा रही हूँ, मना भी करता है काम पे जाने के लिए, और मुझे काम भी नहीं करने देता, वो पैसे भी खर्च कर देता है, तुम हमें ही डांटती हो। तो मेरी तो ये फांसी कितने बजे करीब लगाई थी इसने? ये सर फांसी लगाई है 12 या 12:30 के समथिंग लगाई है लगे। और फिर उसके बाद में जब हमारे पास एक पड़ोस से फोन आता है, पड़ोस में जब सब लोग पहुँच गए हमारे पास फोन आता है कि सीमा तुम्हारे घर पे ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैंने की मजाक मत करो, मैंने मजाक मत करो, मैं बच्चों को लेके सो रही थी, मैंने की मजाक मत करो। फिर उसके बाद में वहाँ से भगा के उठ के गई, जब तक वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी, वहाँ पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आने के बाद में फिर हम नीचे पुलिस आ रही थी, ऊपर हम जा रहे थे, फिर वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला और इसको लेके जा रहे थे। सर इतना हमने देख पाया। इनके घर वालों को तुमने खबर करी थी? नहीं, इनके घर वालों की इसने करी थी, क्योंकि इसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसने खूब खबर करी, इसके अपनी बुआ के पास वीडियो भी भेजी कि ये ऐसे कारनामे करता है, ऐसे कारनामे करता है, इसको समझा दो। से लगा रहे, जब दुपट्टों लगा रहे, मैंने इनकी बुआ से बात कराई, मैंने कही बुआ देखो ऐसी सी बात है, ये देखो दुपट्टे से कर रही थी। बुआ ने समझाओ कन्हैया तू ऐसा क्यों करता है, काहे माँ दुआ की जिंदगी रहती है। अब क्या चाहती हो आप? सर मैं
आपको इंसाफ चाहिए? मुझे इंसाफ तो चाहिए, दिलाओ तो दिलाने वालों चलेगी कहाँ जाऊं। खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर का ग्राम पंचायत कुर्सी गोंदला मऊ का किया है औचक निरीक्षण। पंचायत भवन में मास्टर रजिस्टर न मिलने पर कड़ी नाराजगी। प्रकाश व्यवस्था खराब मिलने पर बीडीओ संदीप कुमार को लगाई फटकार। पंचायत सचिव विकास तिवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित। अन्नपूर्णा भवन न बनने और कार्यों में घोर लापरवाही पर की कार्रवाई। ग्राम प्रधान को भी नोटिस जारी किए गए और निर्देश दिए गए। नाली निर्माण व अभिलेख न मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस। पंचायत अभिलेख सही न दिखाने पर एडीओ पंचायत से स्पष्टीकरण तलब किया गया। गाजीपुर की ददरी घाट पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। गहरे पानी में डूब रहे एक व्यक्ति पति पत्नी को पीएससी की फील्ड यूनिट और साथ ही स्थानीय गोताखोरों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो भी सामने आया है। यह घटना सदर कोतवाली के बड़ी बाग निवासी सुषमा ओझा और उनके पति अमर ओझा के साथ हुई है। स्नान करते समय अचानक सुषमा ओझा की पैर फिसल गया और साथ ही वह गहरे पानी में चली गई। पत्नी को डूबता देख अमर ओझा भी उन्हें बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों डूबने लगे। गंगा घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में इस दौरान अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। बचाई गई महिला सुषमा ओझा ने भावुक होकर पीएससी जवानों और स्थानीय गोताखोरों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मदद न मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ओझा कहाँ की रहने वाली हैं? बड़ी बाग। अभी आप गंगा जी में डूब रही थी, क्या घटना हुआ था? पैर स्लिप कर गया। हाँ, धार में कैसे आप बच पाई हैं? अरे सीटी में बच्चे ने बचाया, दो लड़के ने हमको बहुत अच्छी तरह से बचाया दोनों लोग। यहाँ के नाविक और पुलिस वाले? हाँ हाँ। क्या लग रहा था? आपके साथ और कौन था? मेरे हस्बैंड थे। वो भी डूब रहे थे? दोनों लोग। तो क्या कहेंगी प्रशासन के लिए जिस तरीके से आपको समय रहते बचा लिया? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को मेरे तरफ से भाई, हम दोनों लोग को बचा लिए। हमारी तो पूरी दुनिया ही चली जाती। ये थाना क्षेत्र कोतवाली नगर जनपद गाजीपुर में ददरी घाट है। वहां पे आज माघी पूर्णिमा के स्नान के समय आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास एक दंपत्ति अन्य श्रद्धालुओं की तरह यहाँ स्नान कर रहे थे। उनकी पत्नी पैर फिसल जाने की वजह से थोड़ा आगे गहरे पानी में चली गई। उनके पति द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया गया, जिसमें वो भी गहरे पानी की तरफ चले गए और डूबने ही वाले थे कि उसी समय यहाँ पे फ्लड पीएससी की यूनिट हमारी तैनात थी। स्थानीय गोताखोर भी थे और पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। उनकी तत्परता से जो फ्लड पीएससी की यूनिट है, उनके जवानों ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए और उनको सुरक्षित बचा लिया। कोई जनहानि। क्या नाम है आपका? सुषमा ओझा। कहाँ की रहने वाली हैं? बड़ी बाग। आप गंगा जी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।